हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं MHI 3 के यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है स्थानीय इतिहास। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। इसका चैप्टर का नाम है स्थानीय इतिहास। सबसे पहली चीज़ यही है कि स्थानीय इतिहास होता क्या है। देखिए, स्थानीय मतलब होता है कोई स्थान। जैसे मान लीजिए आप एक जगह रहते हैं, आपके मान लीजिए आपका घर है, उसके आसपास का एरिया होगा कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो छोटा सा वो एक स्थान हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा गांव बस जाता है, बस उसके इतिहास के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्थानीय इतिहास लेखन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं किया गया। ठीक है, ये क्योंकि एक ही स्थान का इतिहास रहा है, मुख्य रूप से एक ही एरिया का स्थानीय रहा है। स्थान मतलब होता है, देखिए, एरिया। ये जो है एक एरिया के ही इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, भौगोलिक रूप से जो है छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है अगर ज़मीन की बात की जाए तो ये नापने में बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं होता। जैसे हम सामंतवाद का इतिहास देखते हैं, बहुत लंबा फैला हुआ है, या फिर प्राचीन काल में, या फिर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, जिसका मजे में इतिहास देखें बहुत ही ज़्यादा हमें फैला हुआ मिलता है। लेकिन स्थानीय इतिहास जो है छोटे स्तर पर फैला हुआ इतिहास है। और ये एक टॉपिक ऐसा है इतिहास का जो कि बाकी सारे इतिहासकारों ने इस टॉपिक को छोड़ दिया। साथ साथ में इसके मौखिक इतिहास भी आता है, सूक्ष्म इतिहास भी आता है। ठीक है, जैसे आपको पता है, लिखित इतिहास के सबसे ज़्यादा हमें स्रोत प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर ही हम इतिहास को लिखते हैं या फिर देखते हैं या फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है स्थानीय इतिहास की। ये देखिए, मुख्य रूप से जो है ये व्यक्ति के मुंह से सुना गया इतिहास होता है। देखिए, इसके अलावा जो है ये अशिक्षित श्रोताओं के लिए लिखा गया इतिहास है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे कम थे, ठीक है, उनके लिए लिखा गया इतिहास है। ये एक ऐसा टॉपिक है इतिहास का जिसके ऊपर किसी ने खास विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम बात करें 18वीं और 19वीं शताब्दी की, तो इस समय जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में पश्चिमी देशों के द्वारा जो है, ये खास तौर पर बात की जाए तो ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिका में उच्च वर्ण के जो लोग थे, जिसको अभिजातीय वर्ग कहा गया, उनके द्वारा यह स्थानीय इतिहास मतलब लिखा गया या फिर इसका विस्तार हुआ। इनके द्वारा उसका विस्तार हुआ। साथ साथ ही स्थानीय इतिहास लेखन के लिए कई संस्थाएं भी बनी। ये बाद में बनी है संस्थाएं, ये हमारी 19वीं शताब्दी के अंत के बीच तक ही, हमारे मध्य या लास्ट तक, ठीक है, संस्थाएं इसमें आती हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में हमें कोई संस्थाएं देखने को इसमें नहीं मिलती है। इन संस्थाओं का काम क्या था, देखिए, जो संस्थाएं बाद में बनाई गई, लेकिन इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि स्थानीय इतिहास को सही तरीके से देखना कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि उसका अध्ययन करना। जो इतिहास इसमें पढ़ाया जा रहा है वो गलत तो नहीं है, और उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना इन संस्थाओं का कार्य रहा था। ठीक है, इसमें दोनों ही हित थे, इसमें दोनों ही चीज़ थी। दोनों से मतलब मेरा ये है कि इसमें यहाँ पे ये भी देखा गया था कि क्या इसके हित में है, और इसकी आलोचनाएं दोनों ही इन संस्थाओं के अंदर इंक्लूड की गई थी। 19वीं शताब्दी की बात करें तो देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। जैसा कि ये सबको पता ही है, इतिहास के स्टूडेंट को खास तौर पर पता ही है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। लेकिन उससे क्या हुआ, उस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि शहरीकरण को बढ़ावा मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है, औद्योगिक क्रांति थी। उद्योग मतलब क्या होता है, आपके कोई उद्योग होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रांति हमें देखने को मिलती है, उद्योगों में क्रांति। जिससे क्या हुआ कि काम धंधा जो है काफ़ी हद तक दुगुना या तिगुना हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोग बाग जो है रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ जाना शुरू हुआ, लोग बाग, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। लोग जब औद्योगिक क्रांति के समय में इधर से उधर काम की तलाश में जा रहे थे, खासतौर पर लोग जो है शहरों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शहरों की तरफ काम ज़्यादा था बजाय गाँव के अपेक्षा। इससे क्या हुआ कि स्थानीय जो समुदाय था, स्थानीय मतलब वो जो गांव था या फिर वहाँ के जो लोग थे, उनका जो समुदाय था वो अस्त व्यस्त हो गया, यानी कि वो बिखर गया। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी पहचान खो दी, क्योंकि वो सब लोग बिखर गए। पहले उनकी एक पहचान थी। यहाँ सिर्फ आम लोगों की बात की जा रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो इतिहास लिखा गया वो आम लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया। यहाँ पे ये बात भी थोड़ी ध्यान देने वाली है। ऐसे समय में क्या हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो बड़े वर्ग थे, उनके मन में ये विचार आया कि स्थानीय और क्षेत्र स्तर पर भी इतिहास लेखन होना चाहिए। स्थानीय जैसे आपको पता है, कोई स्थान का, क्षेत्र मतलब उस क्षेत्र का इतिहास लेखन होना चाहिए। तो उस समय ये इतिहास लिखा गया। बात की जा रही है यहाँ पे सन 1860 की। सन 1860 ईसा तक जो है, ऐसे कई इतिहासकार तथा समूह सामने आए जिन्होंने स्थानीय इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई। हम कहें
कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई है, तो गाइस हम ये लिख सकते हैं इसमें कि देखिए इसमें जो है कोई भी मेंशन नहीं किया गया है सेशन, यानी कि आपका सन कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा सन आपका है, लेकिन आप 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के लास्ट तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी के शुरू में या फिर 17वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा इसमें काफ़ी रुचि दिखाई देती है। यहाँ बात की जाती है वंश परंपरा की, जैसा कि वंश परंपरा आपने देखा होगा, जैसे कि पिता है उसका बेटा ही वहाँ पे शासन करेगा, इस टाइप की ये होती है वंश परंपरा। ठीक है, और साथ साथ ही पारिवारिक इतिहास जैसे कुछ रुचिकर विषय, इसके मतलब ये कुछ ऐसे थे, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे इनके जो जिसके ऊपर सबसे पहले इतिहास इसमें लिखा गया, जैसे वंश परंपरा हो गया, पारिवारिक इतिहास हो गया। ठीक है, इनके ऊपर जो है स्थानीय इतिहास को इनके ऊपर लिखा गया या फिर बाद में इनको ऐड किया गया। 19वीं शताब्दी में जो है अमेरिका में इस इतिहास लेखन को महत्व दिया गया। देखिए 19वीं शताब्दी की बात की जाए अगर, तो अमेरिका में जो है इस इतिहास लेखन को जो है महत्व दिया गया, स्थानीय इतिहास को। और बात की जा रही है वहाँ के उच्च वर्ण की, वहाँ का जो बड़ा वर्ग था या फिर बड़ा जो वहाँ का वर्ग था, ठीक है, या फिर वर्ण था, उनके द्वारा जो कि सामाजिक जीवन की अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, यानी कि बात तो वही है जो अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे वहाँ का। ठीक है, और साथ साथ में उसके विकास में उनकी सूची थी, यानी कि उन चीज़ों का विकास करना, उनमें इनकी सूची नहीं, सूची गलत वर्ड है, यहाँ पर आएगा रुचि। ठीक है, उनकी यहाँ पे रुचि थी उसमें, इसमें एक्चुअल में थोड़ी गलती भी हो गई है, लेकिन शायद मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। उन्होंने जो है राजनीतियों की सूची को यहाँ पे इंक्लूड किया, इसके कुछ विषय ये भी है राजनीतियों की सूची। साथ साथ में स्थानीय प्रमुख के इतिहास का संकलन किया। देखिए संकलन मतलब होता है कि उसका इकट्ठा करना, यानी कि उसका जो स्थानीय इतिहास था उसको जो है वहाँ पे इकट्ठा किया गया। यहाँ पे इतिहास लेखन हो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इतिहास को इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात आती है सन 1930 की। सन 1930 ईसा तक जो है स्थानीय इतिहास के क्षेत्र में हमें व्यवसायीकरण देखने को मिलता है। इस समय जो है अनेक पुस्तकों की रचना हुई। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्लियर है। यहाँ पे हम सिर्फ आम शब्दों में बात कर रहे हैं इसकी, ताकि इस टॉपिक को समझा जा सके कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं, ये बाहर देशों में भी हमें स्थानीय इतिहास देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पे और साथ साथ में इंटरनेशनल स्तर पे, दोनों ही स्तर पे इसका अध्ययन किया गया है। इसी तरह बात की जाए तो देखिए स्वीडन में जो है, फ्रांस में हो गया, अमेरिका में हो गया, तो इन सब जगह पे जो है स्थानीय इतिहास को मजबूत बनाने में योगदान दिया। ब्रिटेन में जो है लाइसेंस्टर, ठीक है, लाइसेंस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। लाइसेंस्टर में जो है 1947 में स्थानीय इतिहास का पहला विभाग खोला गया। ठीक है, लाइसेंस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा वर्ड को, तो क्योंकि यहाँ पे जो है स्थानीय इतिहास का पहला विभाग खोला गया था। ठीक है, साथ साथ में जो है यहाँ पे स्थानीय इतिहास में शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ पे शिक्षण दिया गया स्थानीय इतिहास के ऊपर। यह जो है लाइसेंस्टर स्कूल के नाम से बाद में जाना जाने लगा। इस स्कूल का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि यहाँ पे जो है स्थानीय इतिहास को बढ़ावा देना तथा साथ साथ में स्थानीय इतिहास पर लिखे गए लेखन की जांच करना था। देखिए यहाँ पे दो विचारक और आते हैं हमारे सामने, वो दो इतिहासकार थे फिनबर्ग और हॉस्किन। ठीक है, उस समय के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। इन्होंने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है इस मामले में। ठीक है, उन्होंने जो है स्थानीय इतिहास लेखन की कई अवसरों की आलोचना की। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा अध्ययन किया। देखिए असल में जो है स्थानीय इतिहास काफ़ी हद तक जो गलत पाया गया, इन्होंने उसको गलत ठहरा के अपना इसमें भूमिका अदा की है। ठीक है, यानी कि इसमें अपनी भूमिका इन्होंने निभाई है। उन्होंने जो है स्थानीय इतिहास लेखन की कई अवसरों की आलोचना की। साथ साथ में इनका ये भी कहना है कि परंपरागत इतिहास लेखन में अभिजातीय वर्ग, देखिए यानी कि जो बड़ा वर्ग था अभिजातीय वर्ग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अभिजातीय वर्ग हो गया, साथ साथ में रूढ़िवादी वर्ग, इन दोनों के द्वारा ही सामंतवादी परिवारों के विषय में लेखन किया गया। इनका कहना ये है कि स्थानीय इतिहास का जो लेखन किया गया है, उसको जो समझा गया है, वो समझा तो गया है, लेकिन वो सिर्फ बड़े वर्ग के द्वारा ही क्यों समझा गया है। मतलब कि सामंतवादी की चीज़ को ही समझा गया है, इसमें रूढ़िवादी वर्ग को ही समझा गया है, और जो अभिजातीय वर्ग था, बड़ा वर्ग था, उसको ही समझा गया है।
इसमें जो आम परिवार था उसके क्यों नहीं समझा गया इस चीज़ को। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे आलोचना में भी हम इसको अलग से टाइटल देकर डाल सकते हैं, एग्जाम में तो ज़्यादा बेस्ट भी होगा उसमें। ठीक है, साथ साथ में बात की जाए सामंतवादी परिवारों की, तो सामंतवादी परिवार के विषय में लेखन किया गया। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया, जबकि सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा की गई है। सामान्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं बताई गई है स्थानीय इतिहास में। ऐसे ही फिनबर्ग का कहना है कि स्थानीय इतिहास में जो है मनुष्य की उत्पत्ति, विकास, उत्थान उसका या फिर उसके पतन के विषय में लेखन होना जरूरी है, जो कि उसमें नहीं लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे फिनबर्ग साफ तौर पे कहते हैं। फिनबर्ग जो है इसको जो है प्रकाश को लघु क्षेत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। लघु क्षेत्र मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आकाश नहीं है, विकास है असल में। ठीक है, या विकास या प्रकाश, इसके जो विकास है इसको जो है ये लघु क्षेत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। लघु मतलब छोटे क्षेत्र के रूप में, जितना बड़ा ये बताया गया है उतना बड़ा ये इसको नहीं मानते हैं, साथ साथ में ये इसको छोटे स्तर के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका में, तो एशिया और अफ्रीका में जो है स्थानीय इतिहास का स्वरूप अलग है। यहाँ का स्थानीय इतिहास जो है मौखिक रूप में मिलता है। मौखिक मतलब वो होता है जो मुंह से बोला गया होता है। जैसे कि अब मैं आपको बोल कर सुना रहा हूँ तो आप इसको मौखिक कर रहे हैं, ठीक है, इसको सुन रहे हैं। इसका इतिहास जो है कि व्यक्ति के मुँह से ज़्यादा सुना गया है, एशिया और अफ्रीका का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शाही वंश और युद्ध यहाँ की परंपरा का मुख्य विषय है। अब भारत में बात की जाए तो देखिए भारत में जो है राजवंश का इतिहास रहा है। राजवंश आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, राजवंश जैसे कि राज करना और उसके वंश के ही राज चलता रहा, इस टाइप का। ठीक है, साथ साथ में देखिए सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन जो है मौखिक रूप में किया गया। यहाँ भारत में भी हमें मौखिक इतिहास देखने को यानी कि मिलता है। देखिए स्थानीय इतिहास जो है हमारा वो नौसिखियों और अशिक्षित लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का खेल था। ये बात जाहिर सी है, ऊपर हमने बात 2 बार बताई भी है पहले। यह लोग जो है अपने समुदाय और अपने अतीत के बारे में अधिक रुचि लेने लगे। इनमें से बहुत से इतिहासकार ऐसे थे जिनका जन्म जो है उसी समुदाय में हुआ और साथ साथ ही उन्हीं समुदाय में उन्होंने अपना लेखन कार्य स्टार्ट किया, यानी कि वो उसी समुदाय में पैदा भी हुए और बाद में उन्होंने उसी समुदाय को पढ़ा और उसके ऊपर ही उन्होंने इतिहास लिखा। पारंपरिक स्थानीय इतिहास जो है मौखिक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। मौखिक मतलब क्या, जो कि मुंह से बताया गया है। और ये भारत में भी हमें मौखिक इतिहास देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्तर पे हमें देखने को मिलता है मौखिक इतिहास। लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है जिसके ऊपर अध्ययन कम किया गया है, मौखिक इतिहास के ऊपर, क्योंकि भारत में जो है ज़्यादातर धार्मिक संस्थाएँ, धार्मिक चीज़ें पहले से ज़्यादा रही हैं। तो भारत एक धार्मिक देश रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही। इस वजह से जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौखिक जो है हम उसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मौखिक है, हम सिर्फ उसको मानेंगे जो लिखा गया है, यानी कि जो लिखित है ही नहीं वो इतिहास है ही नहीं। ऐसी भी यहाँ पे आलोचना काफ़ी लोगों ने की है। अब देखिए, जबकि बात करते हैं आगे, नए स्थानीय इतिहास जो है लिखित और प्रकाशित थे। देखिए स्थानीय इतिहास 2 तरीके से होता है। पहले जो स्थानीय इतिहास है वो हमें मौखिक रूप से ही पता चलता है, क्योंकि ठीक है हम सुनते हैं कहीं ना कहीं से बात पहले की पुरानी या फिर जो भी चीज़ है, तो एक तरह से वो हमारा बिल्कुल प्रमाणित तो नहीं होते कि बिल्कुल 100% स्पष्ट वही होगा, लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ता है और हमने उस पर ट्रस्ट किया भी है। लेकिन उन्हीं स्रोतों के आधार पे, उन्हीं बातों के आधार पर जो है हमें जो है स्थानीय इतिहास का अध्ययन देखने को मिलता है बाद में। उसे हम कहते हैं नया स्थानीय इतिहास। जब हम नए स्थानीय इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उसमें जो है स्थानीय मौखिक व प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया गया। नए स्थानीय इतिहास लेखन जो है उसमें देखिए मौखिक यानी कि मुख्य द्वारा और प्राथमिक जो कि पहले के स्रोत थे उन दोनों का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्थानीय इतिहास को प्राथमिकता दी गई है। पुराने इतिहास लेखन ने जब नए इतिहास लेखन का मार्गदर्शन किया। इनका कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने पुराना इतिहास पढ़ा तभी तो नया इतिहास लिख पाए हैं उस क्षेत्र का, उस टाइम का। ठीक है, काफ़ी चीज़ तो उन्हें पुराने से ही मिलती है, पुरानी नहीं मिलती तो इस चीज़ का अध्ययन कैसे कर पाते। ठीक है, नए स्थानीय इतिहास का लेखन पश्चिमी स्रोत पद्धति से प्रभावित था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नया स्थानीय इतिहास था वो जो है पश्चिमी पद्धति से प्रभावित था। यह इतिहास जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखा गया। साथ साथ में किसी
कल्पना या फिर किसी धार्मिक विषयों पर आधारित ना होकर ये विकासवादी दृष्टिकोण पर लिखा गया इतिहास है हमारा स्थानीय इतिहास वाला। ठीक है, देखिए इतिहास के जो पाठक होते हैं, अगर हम बात करें कि तो देखिए वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, यानी छोटे स्तर पर कोई किसी एक राष्ट्र का अध्ययन करते हैं ऐसे उस टाइप में, दूसरे स्थानीय स्तर जो कि उससे भी नीचे होते हैं। ठीक है, यानी किसी सिर्फ एक क्षेत्र का करते हैं उस टाइप के होते हैं स्थानीय। ये दोनों ही होते हैं इतिहास के जो पाठक होते हैं। पाठक जो उसका इतिहास का अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, नए नए स्थानीय लेखन को जो है आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर आता है हमारा मौखिक इतिहास। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये से जुड़ा हुआ है। ये कई बार ऐसा हुआ है कि मौखिक इतिहास भी 10 नंबर में पूछ लिया एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखिए हम बात करें मौखिक इतिहास की, तो मौखिक इतिहास होता क्या है? जो मुंह के द्वारा सुना गया या फिर लिखा गया इतिहास है। ये कौन बता सकता है? जो कि पुराने बड़े बुढ़े लोग होंगे, ठीक है, वही ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो मौखिक इतिहास जो लिखा गया, ये टॉपिक एक ऐसा है मौखिक इतिहास जिसके ऊपर जो है अध्ययन कम ही हुआ है, लेकिन जिसने भी अध्ययन किया है उसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी अच्छा अध्ययन हुआ गया है। इसका अध्ययन भी हमें दोनों स्तर पर देखने को मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और साथ साथ में क्षेत्रीय स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी। ठीक है, और बात की जाए देखिए इसकी, तो देखिए यहाँ पे मौखिक इतिहास के पक्ष में जो है रूढ़िवादी इतिहास नहीं है। रूढ़िवादी इतिहास जो है वह मौखिक इतिहास की आलोचना करता है। साथ साथ में यह मौखिक साक्ष्य को जो है महत्वहीन समझते हैं। ये कहते हैं कि मौखिक इतिहास जो है उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वह मुंह के द्वारा सुना गया है, वो गलत भी हो सकता है। साथ में पश्चिमी संस्कृति के लोगों का मानना है कि जो लिखित नहीं है वह है ही नहीं। इनका कहना है कि जो लिखा हुआ नहीं है वो है ही नहीं। ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। यहाँ पे एक बात आती है, थिंकर की टॉपर हैं जो कि इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि सन 1965 में, यानी कि 1965 की बात की जा रही है, इनका कहना है कि सन 1965 में अफ्रीका का कोई इतिहास नहीं हो सकता। इनका कहना है कि सन 1965 में इन्होंने कहा था कि अफ्रीका का कोई इतिहास नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में अफ्रीका का इतिहास पढ़ने योग्य हो जाएगा। इस बात का 1965 में हम नहीं कह सकते, ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी। लेकिन वर्तमान में हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता कि इतिहास भी पढ़वाया जाएगा अफ्रीका का। तो इनका ये था कहने का मतलब। ठीक है, और साथ साथ में इनका जो कालक्रम है वो निश्चित नहीं होता, किसका? मौखिक इतिहास का, क्योंकि इस कालक्रम मतलब क्या है, इसका टाइम पीरियड जो है बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। कोई इसके आंकड़े प्रमाणित नहीं होते, यानी कि इनके कोई सबूत या कोई साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही जो है मौखिक इतिहास जो है छोटे स्तर पर में ही यूज़ किया जा सकता है या फिर छोटे स्तर पर ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ये थे जो आलोचना करते हैं। ये जॉन है, जॉन इसके हित में है मौखिक इतिहास के। जॉन मौखिक इतिहास को महत्व देते हुए कहते हैं कि मौखिक परंपरा ऐतिहासिक प्रमाण के लिए स्रोत का कार्य करती है। यानी कि अगर हम मौखिक इतिहास को या मौखिक परंपरा को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो हमें ऐतिहासिक प्रमाणों के बारे में स्रोत का कार्य करती है। एक तरीके से हमें सोर्स मिलता है कि हमें इस तरह से इतिहास शायद रहा होगा या फिर वो रहा होगा, इस तरह का हमें सोर्स हमें मौखिक इतिहास के वजह से मिलता है। ऐसे ही जो है डेविड बात करते हैं, डेविड डनवे और साथ साथ ही बिल्ला, ये दोनों ही जो है काफ़ी अच्छे इतिहासकार हैं। इन दोनों के द्वारा संपादक एक पत्रिका है, एक किताब है जो कि नाम है ओरल हिस्ट्री। ठीक है, ओरल हिस्ट्री में जो है कई देशों के मौखिक इतिहास का वर्णन इन्होंने इसमें किया है और इन्होंने कई देश के बारे में बताया है मौखिक इतिहास में, ओरल हिस्ट्री में। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे महत्व दिया जाएगा इतिहास लेखन में मौखिक इतिहास को। देखिए भले ही पश्चिम के कई देशों के द्वारा मौखिक स्रोतों का पक्ष लिया गया हो, लेकिन फिर भी देखिए दोनों ही बात रखी गई है, इसके पॉजिटिव में भी और इसके नेगेटिव में भी। यहाँ बात आती है नेगेटिव की अब, लेकिन फिर भी जो है मौखिक इतिहास के इस्तेमाल में जो है अनेक समस्याएं आई हैं। लेकिन जहाँ लेखन के स्रोत विस्तार से उपलब्ध हैं वहाँ मौखिक इतिहास को ज़्यादा महत्व नहीं रखा जाता या फिर नहीं रखते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि जहाँ पे लिखित स्रोत हमें ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे जो है मौखिक स्रोत को महत्व नहीं दिया जाता, कहने का मतलब ये है। बात की जाए देखिए ब्रिटेन की, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, स्पेन हो गया या फिर हो गया दक्षिण अफ्रीका। इन जैसे कई और देशों में जो है मौखिक इतिहास के कई औपचारिक या फिर अनौपचारिक इन दोनों ही संगठनों का निर्माण किया गया। तो इससे पता चलता है कि मौखिक इतिहास हमारा कहाँ तक फैला हुआ है। ये हमारा नहीं, ये उन देशों की बात हो रही है जहाँ पे ये देश जितने भी नाम दिए गए हैं
इन देशों में इनका अपना भी मौखिक इतिहास रहा होगा या फिर है। ठीक है, साथ ही जो है मौखिक इतिहास पर अनेक सभाएं और सम्मेलन भी हुए। ये जगह जगह होते हैं, भारत में भी और बाहर भी, दोनों ही जगह ये हुए हैं। मौखिक इतिहास पर हुए कई संगठनों और सम्मेलनों तथा कृतियों से हमें ये पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मौखिक इतिहास लेखन की को कितनी मान्यता दी गई है। अब बात आ रही है इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर पर भी इसको देखिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई है मौखिक इतिहास को। इसी वजह से हमें मौखिक इतिहास को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह इतिहास काफ़ी हद तक सही हो सकता है। मौखिक इतिहास जो है, मौखिक इतिहास को रानकेवादी परंपरा मानने वाले इतिहासकार अस्वीकार करते हैं। एक बात और आती है यहाँ पर, रानकेवादी परंपरा मानने वाले इतिहासकार। ठीक है, ये जो है मौखिक इतिहास की बात को अस्वीकार करते हैं। साथ साथ में ये कहते हैं कि मौखिक साथियों को कोई महत्व नहीं देते, मौखिक इतिहास को कोई महत्व नहीं देते। और उनके जो रानकेवादी परंपरा को मानते हैं, उनका कहना है कि आज की इस संस्कृति में जो लिखित नहीं है वह है ही नहीं। ये भी वही बात कहते हैं। साथ साथ ही जॉन जो है ये फिर मौखिक इतिहास के पक्ष में कहते हैं कि अतीत के पुनर्निर्माण करने के लिए जो है हमें मौखिक इतिहास की एक विशेष भूमिका है। मौखिक इतिहास एक विशेष भूमिका है जिनका महत्व जो है लिखित स्रोतों के बराबर ही है। जॉन यहाँ पे अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। भाई कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसकी आलोचना भी करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। देखिए, अब आता है हमारा सूक्ष्म इतिहास, जो कि इसका सीधा सीधा तीसरा टाइटल है और ये काफ़ी मेन टाइटल है ये भी। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। यह जो है स्थानीय इतिहास से मेल खाता है, यानी कि सूक्ष्म इतिहास, मौखिक इतिहास और स्थानीय इतिहास एक ही सिक्के के तीन पहलू हम कह सकते हैं। ये जो है आपस में जुड़ते हुए या फिर आपस में साथ ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सूक्ष्म इतिहास का स्थानीय जो है मौखिक इतिहास, इन दोनों का ही निकट संबंध है। किस किस का? स्थानीय इतिहास हो गया या फिर मौखिक इतिहास, इन दोनों का जो है निकट का आपस में काफ़ी निकटतम संबंध है, काफ़ी निकट का संबंध है। ठीक है, सूक्ष्म इतिहास में जो है पूर्ण रूप से जो है लघु ब्राह्मणीय या फिर पद्धति का अध्ययन है। कार्लो ने कहा है, ऐसे कार्लो एक काफ़ी अच्छे विचार रखे हैं सूक्ष्म इतिहासकार के। ठीक है, सूक्ष्म इतिहासकार हैं ये, कह सकते हैं हम कि इन्होंने सूक्ष्म इतिहासकार में अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई है। कार्लो ने कहा है कि इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अमेरिकी विद्वान द्वारा किया गया। किसका? सूक्ष्म इतिहास का। साथ साथ ही कार्लो जो है सूक्ष्म इतिहास के एक बहुचर्चित इतिहासकार हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लाइन यहाँ मेंशन भी की हुई है। स्थानीय इतिहास लेखन और साथ साथ में मौखिक इतिहास और साथ साथ में सूक्ष्म इतिहास, ये तीनों ही जो है स्थानीय क्षेत्र में केंद्रित होते हैं, यानी कि इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। अब बात आती है हमारे सूक्ष्म इतिहासकारों का। सूक्ष्म इतिहासकार जो होते हैं, इनका कहना है कि इतिहास को जो है सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य पद्धतियों ने जो है सामान्य वर्ग की उपेक्षा की है, उसको नज़रअंदाज किया है। इसलिए इस इतिहास को जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है उपलब्ध कराना चाहिए। सूक्ष्म इतिहासकार जो है वो रानकेवादी परंपरा के आलोचक हैं। जाहिर सी बात है, ये इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, रानकेवादी परंपरा के आलोचक हैं। वह जो है मार्क्सवाद द्वारा विकसित किए गए ऐतिहासिक प्रतिमान, जो कि मार्क्सवाद ने जो विकसित किया था, अनाल स्कूल, ठीक है, साथ साथ में जो है सामाजिक इतिहास के भी आलोचक ही रहे हैं। सूक्ष्म इतिहासकार आधुनिक तकनीक के विषय में आशावादी नहीं है, क्योंकि रानकेवादी तकनीक की प्रशंसा और मानव मूल्य की उपेक्षा करते हैं। साथ ही वह जो है सामान्य लोगों के अनुभव और विकास की भी उपेक्षा करते हैं, यानी कि इसको नहीं दिखाते हैं, उसके बारे में नहीं बताते हैं। तो गाइस, वीडियो में इतना ही था और आपने पूरी वीडियो देख ली है। 24 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं एंड में कह रहा हूँ। ठीक है, और साथ साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। और हाँ गाइस, ये नोट्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत एक दो गलती हैं, मैं उसको सही करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ब्लॉग का, आप वहाँ से जाके पूरे नोट्स नोट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, फ्री में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया मैंने, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।